एसएससी सीजीएल 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म को भरने को लेकर के मैंने कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करा हुआ था। उसको लेके कई सारे कमेंट्स आपके आए, बहुत तरह के डाउट्स, बहुत सारे लोगों ने मुझे अपने सर्टिफिकेट भेजे कि क्या मेरा सही है, बताइए आप। इस वीडियो के अंदर आपने जितने भी सवाल पूछे हुए हैं, जितने तरह के आपके डाउट्स रहे हैं, सभी कैटेगरी को लेकर के मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये स्टार्टिंग से एंड तक कुछ भी मिस मत करिएगा, हर एक बात को मैंने कवर करा हुआ है। बहुत ज़्यादा आप इसको लेके परेशान हैं, ट्राई कर रहा हूँ कि अब इसके बाद कोई दिक्कत ना रह जाए आपका। हर एक कमेंट को मैंने ध्यान से देखा है, हर एक सवाल को, हर एक प्रॉब्लम को मैंने समझा है और इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इसको शेयर जरूर करिएगा। जो लोग अभी नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर सवाल पूछने होंगे आपको, ट्विटर प्रोफाइल का नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां मुझे मैसेज कर दीजिए। इंस्टाग्राम का नीचे लिंक दिया है, वहां पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, बहुत सारे लोगों को तो यही समझ नहीं आ रहा है कि अभी तो फॉर्म भरा जा रहा है और अभी से ये कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, इन पर क्यों बातें हो रही है। देखिए, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा है, अभी केवल आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जा रहा है। अभी टीयर 1 का एग्जाम होगा, फिर टीयर 2 का एग्जाम होगा और उसके बाद अगर आप कट ऑफ में क्लियर कर लेते हो देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा। अगर आप फाइनल लिस्ट में रिजल्ट जो आपका आएगा, अगर 17,000 वैकेंसी रहती है आपकी, अगर 17,000 में आपका नाम आ जाता है तो देन जो भी आपको मिनिस्ट्री, जो भी डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सवाल ये उठता है कि अभी से हम इनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने सपोज करिए ओबीसी कैटेगरी से है या ईडब्ल्यूएस से है और आपने अपनी कैटेगरी या फिर आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो जो भी डिटेल आप फिल कर देंगे, यही डेटा सेव हो जाएगा। इसके पहले एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस करती थी। अगर कहीं कोई दिक्कत रहती थी तो आप एक बार को अपना जो डेटा है वो एडिट करवा लेते जब आप एसएससी की डीवी में जाते तो। लेकिन अभी क्या है कि ये सारा पावर चला गया है मिनिस्ट्री के पास, तो मिनिस्ट्री बिल्कुल भी इसमें चेंज करने आपको अलाउ नहीं करेगी। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि कैटेगरी चेंज नहीं करी जाएगी। और अगर हम पीछे के साल के मुद्दे की बात करें तो मैंने बताया है आपको कि बहुत सारे कैंडिडेट की ज्वाइनिंग को डिले करा गया सिर्फ इन्हीं कारणों से। किसी का कट ऑफ डेट के बाद का बना हुआ था, किसी पर फाइनेंशियल ईयर, वैलिड ईयर सही नहीं लिखा हुआ था। तो ये सब चीजें अगर आप अभी से जान के रहते हो तो आने वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि जो आपने कैटेगरी भरी है उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास सही है कि नहीं है। दूसरा ये कि अभी आपके पास समय है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अभी दिसंबर मेंस है आपका और उसके बाद मानते हैं कि मार्च या अप्रैल में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, बहुत जल्दी अगर कोई डिपार्टमेंट करेगा तो उस समय अगर आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे, मानते हैं कि अगर ओबीसी का उन्होंने मांग लिया कि जो क्रूशियल डेट है हमें वही वाला चाहिए, उस टाइम का ही चाहिए, तो आपका 7-8 महीने या 1 साल निकल चुका होगा, देन आप बैंक डेट में नहीं बनवा सकते। इसी वजह से बहुत सारे लोगों के ज्वाइनिंग हॉल्ट हुए। और मैं आपको बताऊं तो ये मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री वेरी करती है, इसीलिए आपको अभी फॉर्म भरते वक्त ये जानकारी अपने लिए सेव करके रखनी है। ये पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जो डॉक्यूमेंट्स है उसको एक बार फिर से देख लीजिए एंड देन आगे आप प्रोसीड करिए। बहुत सारे कैंडिडेट ये भी रहते हैं कि जो छोटी छोटी दिक्कतों की वजह से अपने एग्जाम पर फोकस नहीं करते। देखिए, आपका जो मेन जो टारगेट है वो एग्जाम है। आपका टीयर 1, टीयर 2 जब निकलेगा, टीयर 2 में जब आपका अच्छा स्कोर होगा तभी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे। यानी कि जब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी तब तक आपका ये सारा कुछ बेकार है। तो आपका मेन जो टारगेट है वो एग्जाम होना चाहिए। लेकिन कैंडिडेट छोटी छोटी चीज़ों को लेके कि सर मेरा स्टेट का फॉर्मेट नहीं है, मेरा कट ऑफ डेट बाद में पड़ा हुआ है, कहीं किसी का वीडियो उन्होंने देख लिया और फिर वो उसी को लेके परेशान होते रहते, पढ़ाई पर फोकस नहीं करते। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि अभी इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग, रेजिग्नेशन, मतलब टीयर 2 के बाद का प्रोसेस पूरा कंप्लीट करता हूँ। हर एक डिपार्टमेंट के लोग मुझसे अटैच है। अगर आप 4-5 साल की वीडियो देखोगे उठा करके तो मैं पोस्ट प्रेफरेंस की चीज़ें ही कवर करता हूँ। मेरा मेन जो टारगेट ऑडियंस रहती है वो सीजीएल और सीएचएसएल ही रहती है। और इस तरह के जब भी कोई केस फंसते हैं, खासकर जब ज्वाइनिंग रुकती है, चाहे कहीं किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से डोजियर लौटा दिया जाता है, वो सब कुछ मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। इसीलिए आप अपडेटेड रहिएगा। इतनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। पीछे 1-2 मैटर हुए हैं, जैसे अभी मैं एक नोटिस दिखा दूं आपको। तो सीजीडीए में ही 2018 वाला जो बैच था उस टाइम पर ही बहुत सारे के इस तरह के बहुत सारे मिल जाएंगे डॉक्यूमेंट आपको, जहाँ पर कैंडिडेट को डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आप वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम उठा रहे हैं डाउट्स SC/ST को लेकर के। SC/ST की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो डाउट है वो यही है कि सर मेरा स्टेट फॉर्मेट का बना हुआ है। स्टेट का मैक्सिमम ज़्यादातर सवाल इसी को लेके हैं। तो देखिए, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट फॉर्मेट का बना हुआ है तो वो एक्सेप्टेबल है, उससे काम आपका हो जाएगा। हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज चल जाती है।
सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हिंदी और इंग्लिश दोनों एक्सेप्टेबल है। कुछ का अगर रीजनल लैंग्वेज में बना हुआ है, जैसे एक दो ने कमेंट करा था कि उनका पंजाबी में बना हुआ है, तो वो नहीं चलेगा, आप हिंदी या इंग्लिश में बनवा लीजिए। कई लोगों का ये कि क्या हम सेंट्रल वाला बनवा लें क्या? देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है, कई लोगों को तो फॉर्मेट नहीं मिल रहा। आप एसएससी का जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे उसमें लास्ट में सभी कैटेगरी के लिए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एक फॉर्मेट लास्ट में दिया हुआ है नोटिफिकेशन के लास्ट में, या आप सीधा गूगल पे सर्च कर दोगे सेंट्रल फॉर्मेट फॉर एससी एसटी, तो वो फॉर्मेट आ जाएगा आपका। वो डाउनलोड करके उसमें जितनी भी डिटेल है या तो खुद अपने हाथ से भर के, या आप उसको तहसील में ले जा करके आपका जो पुराना डॉक्यूमेंट है आपके पास, राइट, स्टेट वाला, उसको दिखवा करके तहसीलदार से या एसडीएम से, जहाँ से भी आपका सर्टिफिकेट इशू होता है, उस पर सील लगवा लीजिए और उस पर सिग्नेचर भी करा लीजिए। ये जो काम है आप अभी करवा सकते हो क्योंकि अभी फॉर्म भरने का टाइम चल रहा है, या आप टियर 2 के बाद भी कर सकते हो या बीच में भी कर सकते हो। कैटेगरी आपकी चेंज नहीं होती है, लेकिन वही कि कैंडिडेट बार बार परेशान होते हैं कि सर स्टेट का नहीं सेंट्रल का, तो टाइम है आपका, तो डाउनलोड करा के आप बनवा लीजिए। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके कैटेगरी की वजह से किसी भी आज तक एससी एसटी में किसी की भी ज्वाइनिंग नहीं रुकी है, चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएस हो। इनमें कट ऑफ डेट जो है जो 24/7/2024 का कोई लेना देना नहीं है एससी एसटी से। अगर आपका कट ऑफ डेट के बाद का है, कई लोगों ने कह रहे हैं कि हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया लेकिन मुझे बाद में सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बाद में भी मिलेगा तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो दिखा सकते हैं, आपको उससे ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। कई लोग का ये है कि सर मेरा जन सेवा केंद्र सीएससी जो होता है वहां से बना हुआ है, क्या वो चल जाएगा? तो अगर जन सेवा केंद्र से बना है वो भी चल जाएगा। डिजिटली साइन वहां लिख के आता है, आपका सर्टिफिकेट नंबर जनरेट किया जाता है, आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है, वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चल जाएगा। अगली जो डाउट लोगों ने मुझे कमेंट में पूछे हैं वो एड्रेस को लेकर के, कि मेरे पापा या मेरे दादा लोग इस जगह पे रहते थे, अभी हम लोगों ने घर बनवा लिया है नई जगह पर, मेरा डॉक्यूमेंट वहाँ का बना हुआ है, गांव का या फिर जहाँ पर दादा रहते थे, क्या ये दिक्कत करेगा? तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एड्रेस का कोई इशू नहीं रहता। एक चीज़ करिएगा आप कि जब आप फॉर्म भरिएगा तो जो आपका कास्ट जहाँ से बना है उसको एक एड्रेस में डालिएगा, आप उसको परमानेंट कर दीजिएगा। अभी जो आप जहाँ रह रहे होगे उसको एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जब क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, जब तहसील को भेजा जाता है, तो जहाँ से वो बना होता है उसको लिखा जाता है, डिपार्टमेंट लिखता है वहाँ के डीएम को, डीएम उसको क्रॉस वेरीफाई करवा के तहसील से लौट के वापस आ जाता है। तो इसको लेके परेशान ना होइएगा। अगली जो चीज़ है कि सर मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट बना है उसमें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब में से मतलब ये स्पेसिफाई नहीं करा है। एक दो लोगों ने मैसेज करा था, तो देखिए अगर आपका स्पेसिफाई नहीं करा है तो उसको जाके आप बोल के करवा लीजिएगा। या आपको अगर पता है कि एससी है या एसटी है तो अनुसूचित जाति है तो जनजाति वाला कट कर दीजिएगा। अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब है, जनजाति में आते होंगे, तो शेड्यूल्ड कास्ट वाला अनुसूचित जाति वाला कट कर दीजिएगा। ये टाइपिंग मतलब वो एरर है, आपकी कास्ट लिखी होनी जरूरी है, वो देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लेके ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में सबसे जो जरूरी चीज़ है वो यही है कि आपका फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर, ये दो चीज़ ध्यान से देखिएगा। फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 चाहिए, वैलिड ईयर 24-25 चाहिए। कट ऑफ डेट जो मांगा गया है 24 जुलाई 2024 से पहले बना हुआ होना चाहिए। अगर कई लोगों का जो बाद में बन गया है, बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं कि सर हमने अप्लाई तो कर दिया अभी, लेकिन वो कट ऑफ डेट के बाद हमें मिलेगा। देखिए बहुत सारे मैटर पीछे हुए हैं, खासकर ये सीजीएल 2023 में ही हुआ है। सीजीए का मैंने कई वीडियो डाले हुए हैं, आप एक बार देखिएगा जा करके, जहां पर कट ऑफ डेट के बाद की वजह से रोक दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के कई कैंडिडेट मैसेज कर रखे थे कि सर हमारा रोक रखा है इसी वजह से। आपको फिर बता रहा हूँ कि जानकारी की कमी रहती है। ये मैं आपको जब पोस्ट प्रेफरेंस होगा उस टाइम पर बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, बहुत अंदर की चीज़ें भी बताऊंगी, किस तरह की चीज़ें रहती हैं, जो आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो कट ऑफ डेट का कोई इशू नहीं है अगर आपका फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर सही बन के आता है तो। क्योंकि देखो एक रीजन आप इसको भी ऐसे समझिए कि जब फॉर्म जब निकलता है तभी तो कैंडिडेट उसके लिए अप्लाई कर पाएगा। और बहुत जगह सरकारी काम जो होता है 1 महीने 2 महीने डिले होता है, कई जगह पर स्टाफ नहीं रहते हैं, कई जगह पर जानबूझ के वो डिले कर देते हैं। इसीलिए जो सर्टिफिकेट बन के आता है वो मैटर नहीं करेगा आपका ज़्यादा। अगर डिपार्टमेंट इशू करता है तो फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर सही होना चाहिए। अगर जिन्होंने अप्लाई कर दिया है, अगर आपको लग रहा है कि मिल जाएगा सही फाइनेंशियल ईयर सही वैलिड ईयर का, तो आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर दीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कट ऑफ डेट को लेके। फॉर्मेट को लेके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। देखिए फॉर्मेट स्टेट का जो क्राइटेरिया है वही सेंट्रल वाला ही है। जो इनकम 8 लाख वाली है, जमीन का जो क्राइटेरिया है वो सेम है, दोनों फॉर्मेट चल जाता है, उसको लेके भी पैनिक मत होइएगा।
हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज चलेगा। जन सेवा केंद्र CSC से अप्लाई करा है तो वो भी वैलिड डॉक्यूमेंट होता है आपका, डिजिटली साइंड होके आता है। सर्टिफिकेट नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं कि वो सही है कि नहीं है। अब यार एक बड़ा टेक्निकल सवाल है यार, ये OBC को भी लेके था और EWS को भी लेके था। EWS मैं क्लियर करता हूँ आपको कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आ गए हो, अगर आप CGL, CHSL या किसी दूसरे गवर्नमेंट जॉब में है, सरकारी नौकरी में है, तो क्या आप EWS का बेनिफिट ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे। देखिए EWS के लिए जो क्राइटेरिया है वो यही है कि आपकी फैमिली का, राइट, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि फैमिली में आप आते हो, आपके मदर फादर, आपकी अगर वाइफ शादी हो गई तो वाइफ या हस्बैंड वो आते हैं, और आपके ब्रदर आते हैं, राइट, ब्रदर या सिस्टर आते हैं। तो आपकी पूरी फैमिली की जो इनकम है, जो क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये पूरा जो आर्टिकल है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि इसको आप सेव करके रखिएगा, खासकर जो EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आपकी इनकम जो आ रही है वो कट ऑफ डेट से, यानी कि जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट बताई गई है उस समय तक इतने की अगर लाई अंदर कर रही है, 8 लाख, और जो ज़मीन वाला है उसके अगर आप अंदर हैं, तब तो आप EWS से अप्लाई करिए। वरना अगर आप जॉब में आ गए हैं और मदर फादर भी जॉब में है, राइट, और आपकी भी जॉब है और मिला करके 8 लाख क्रॉस हो रहा है आपका कट ऑफ डेट तक, तो देन आप उस केस में ऐसा करिए कि आप UR से अप्लाई कर दीजिए। अगर आपने रिसेंट ज्वाइन किया है, 2 या 3 महीने ज्वाइन किया आपका, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर उस केस में EWS से अप्लाई कर लीजिए, लेकिन आगे आप फ्यूचर में EWS से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरा आर्टिकल मैं शेयर कर दूंगा, ट्विटर पे पोस्ट कर दूंगा लिख करके। इसको लेके बड़े सवाल आए हुए थे यार, खासकर जो जॉब में थे। फिर भी अगर जॉब वालों को दिक्कत रही होगी ऐसे, तो सेपरेट जॉब वाले ही मुझे मैसेज करके मुझे बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, राइट, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी जो है क्राइटेरिया, जो अभी जो रूल है DOPT का, वो आप एक बारी को देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं यार OBC को लेके। यार OBC में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो यही है कि अगर आप नौकरी में हैं तो फिर क्या है, नौकरी का मतलब है सरकारी, अगर नौकरी में है, GST इंस्पेक्टर है, या फिर अदर ग्रुप C, ग्रुप B की पोस्ट पर है, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो। 1 साल 2 साल से आप नौकरी कर रहे हो तो OBC कैटेगरी के द्वारा। देखिए जो रूल है, जो रेगुलेशन की बात करें, तो ये प्रॉब्लम एक लास्ट जो मैंने वीडियो डाला था उसमें जो बात कही थी वो कहाँ से उठा था, एक किसी कैंडिडेट ने DV करवाया था, राइट, उसके साथ ये इशू आया था। उसके DV में उससे यही बोल दिया कि आप GST इंस्पेक्टर ही था वो कैंडिडेट, और आप OBC का कैसे ले रहे हो। वही बात मेरे दिमाग में थी, मैंने वो वीडियो डाल दिया था। मैं आपसे जितने लोग OBC वाले सुन रहे हो, जो लोग भी जॉब में होंगे, राइट, ये जो मैं PDF शेयर करूंगा आपको, इसको आप जरूर सेव करके रखिएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जानकारी की इतनी कमी है डिपार्टमेंट के अंदर कि एक ही सर्टिफिकेट से कहीं उसी ऑफिस, मतलब अगर मैं बात करूँ CAG की बात कर लूँ, तो CAG एक ही सर्टिफिकेट से कोई ऑफिस कैंडिडेट को ज्वाइनिंग करवा दे रहा है और दूसरा ऑफिस जो है उससे लोगों कैंडिडेट को रोक दे रहा है, राइट। तो ये जानकारी का अभाव है। दूसरा, कैंडिडेट को भी नहीं पता रहता, उसको लगता है कि सही बात है, उसकी ही दिक्कत है। एक साल डिविजनल अकाउंटेंट का एक कैंडिडेट, उसको पूरा 1 साल घुमाया। 2022 का केस था उसका, और उसका सेम यही मैटर था कि उसका कट ऑफ डेट के बाद का बना हुआ था, और फिर फाइनली बेचारे ने केस वेस करा तो फिर जाके उसको ज्वाइनिंग करा दिया था। बाद में वो कैंडिडेट CSS में सेलेक्ट हो गया, फिर छोड़ दिया आपका। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, राइट, कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप, अगर आपका कट ऑफ डेट के बाद का बना हुआ है तो आपकी ज्वाइनिंग रोक दी रही है, किसी का दूसरे लोकेशन पे ज्वाइनिंग करवा दी जा रही है, राइट। तो रूल कहता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, अगर आप ग्रुप B, ग्रुप C किसी भी ग्रुप वाली पोस्ट पर है, तो आपकी जो इनकम है वो नहीं देखी जाएगी। OBC सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपके फादर और मदर, यानी कि आपके जो पेरेंट्स हैं, उनकी इनकम कंसीडर करी जाएगी। वो भी देखो लास्ट 3 ईयर की देखी जाती है। लास्ट 3 ईयर में 8 लाख या उससे कम होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट जॉब में है पेरेंट्स आपके, तो वो देख लीजिएगा इनकम क्राइटेरिया 8 लाख से कम है कि नहीं है। प्राइवेट है या फिर कोई जॉब नहीं है उनकी, तो फिर रिलैक्स रहिए, कोई दिक्कत नहीं है आपका। भले ग्रुप B पोस्ट पर है या ग्रुप A पोस्ट पर भी है, आपकी इनकम का कोई लेना देना नहीं है। आप OBC से अप्लाई कर सकते हो जॉब में रहने के साथ साथ। OBC सर्टिफिकेट की वैलिडिटी की बात करें तो कट ऑफ डेट से 3 साल पहले तक का वैलिड होता है आपका। कई लोगों के मैसेज है कि सर मेरा 2023 का बना हुआ है, 22 का बना हुआ है, ये सभी चलेंगे आपके, अगर आपका 3 साल पहले का बना हुआ है तो। लेकिन अगर आपके सर्टिफिकेट पे ये लिखा हुआ है कि अगर मान लेते 23 का बना हुआ है और उस पर लिखा हुआ है कि वैलिड फॉर द 1 ईयर, या फिर लिखा हुआ है कि वैलिड फॉर द 2023, अगर सिर्फ ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आप एक नया बनवा लीजिए, अभी बनवा लीजिए, भले वो बाद में बन के आपका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रोड्यूस कराइएगा। देखो कोई जरूरी नहीं, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि कोई जरूरी नहीं कि सभी डिपार्टमेंट रोकेंगे। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो बिल्कुल कोई इशू नहीं करते, आपकी ज्वाइनिंग करा देते हैं। अगर आप इन केस कहीं फंसते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि अगर आपका हॉल्ट कर देता है, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। आपका जो पुराना डॉक्यूमेंट है उसको
और नया वाला, ये दोनों साथ में प्रोड्यूस करेंगे, आपको एक आध महीने अटकाते हैं, फिर ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। वाला फॉर्मेट जो होता है आपका, उसको भी लेके है कि सर फॉर्मेट एक नोटिफिकेशन में जारी करा हुआ है, बिल्कुल मत घबराइए, वो रहता है, पिछले बार भी रहा, उसके पहले भी रहा है आपका। और कैंडिडेट का स्टेट वाले सर्टिफिकेट से भी ज्वाइनिंग हुई है, तो आपका स्टेट और सेंटर दोनों फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है। ओबीसी के केस में हिंदी और इंग्लिश दोनों चलेगा, लेकिन अगर रीजनल लैंग्वेज में बना हुआ है तो उसको हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्ट करवा लीजिएगा। जन सेवा केंद्र से जैसे बाकी में बना हुआ है, अगर आपका भी बना हुआ है तो डिजिटली साइंड वाला वो भी एक्सेप्टेबल होता है। उस पर तहसीलदार का या फिर एसडीएम का या फिर सीओ लेवल जिसका भी साइन होगा वो आप देखिएगा, डिजिटली साइन करके लिखा रहेगा। सर्टिफिकेट नंबर डाल के भी आप चेक कर सकते हो। यार इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी में कुछ रह गया आपका डाउट, राइट, पर्टिकुलर, आप हर लोग मत पूछ लेंगे ना, मैंने बता दिया आपका, एक बार देख लीजिएगा और फिर आप अप्लाई करके पढ़ाई करिए। मेन जो चीज़ें स्कोर लाइए, राइट, ये सारा कुछ तभी बात होगा जब आपके नंबर वैसे आएंगे। तो बाकी किसी तरह की और डाउट है तो आप एक बार लिखिएगा, ट्विटर प्रोफाइल का नीचे लिंक दिया है, वहाँ पर मैसेज करके आप मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हो।